नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने साइट तो सारे देख ही लिए थे, जो जो इम्पोर्टेंट है। करीब करीब 15 से 20 के आसपास हम लोगों ने साइट देखे थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सारा। उसके बाद हम लोग इसको दूसरे टाइप से पढ़ रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, सोशल कंडीशन क्या था, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, आर्थिक स्थिति क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था, उन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा किया था। यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, ट्रेड क्या था, इंटरनल ट्रेड कैसे हो रहा था, एक्सटर्नल ट्रेड कैसे होता, और मॉनेटरी सिस्टम वहाँ पे क्या था, किस किस मेटल्स का यूज हो रहा था, कहाँ से हम लोग कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। इन सब सारी चीज़ों को आप लोग देखे थे, और उसमें भी कुछ कुछ फैक्ट्स भी देखा था, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखा था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं, उसी का क्या लेते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और रिलीजियस सिस्टम कैसा था। आज हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट एक क्लास बचेगा, उसमें हम लोग सोशल और कल्चरल कंडीशंस लेकर के इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, तो मैं बताऊं आपको। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम लोग चर्चा भी किए थे पिछले क्लास में, इस क्लास में भी मैं बता देता हूँ। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जब आप पढ़ेंगे किसी भी सभ्यता के लिए, राइट, किसी भी साम्राज्य के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे शासन की प्रकृति कैसा है। क्या देखेंगे? शासन की प्रकृति कैसा है। शासन की प्रकृति का मतलब क्या हुआ? शासन की प्रकृति का मतलब हुआ है कि राजतांत्रिक है ना, राजतांत्रिक है, या फिर क्या है, गणतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र तो नहीं अभी आएगा, या गणतंत्र है। ठीक है, अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र किस प्रकार का है, यानी कि राजा निरंकुश है या राजा उदारवादी है, इसको भी आप लोग देखेंगे। राजा निरंकुश है, राजा उदारवादी है, ठीक है, राजा राजा के संदर्भ में कर रहे हैं। राजा कैसा है? धार्मिक है, ठीक है, या राजा कैसा है? लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट वाला राजा है। इन सब चीजों को भी आप थोड़ा सा देखेंगे, राइट। तो इन सब चीजों को अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े तो सारी चीजों को यहीं पे देखना है, लेकिन एक ब्रॉड एस्पेक्ट में बता रहा हूँ कैसे इतिहास पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल चीजों को आप लोग कैसे देखेंगे, इन सब चीजों को देखना है, राइट। तो इन सब चीजों को देखना है। गणतंत्र में रहेगा तो गणतंत्र किस प्रकार के गणतंत्र है, ठीक है। जैसे वैशाली के बारे में कहा था कि वैशाली में जो है 7700 राजा थे, राइट। वो सब कह रहे हैं अपने आप को गणतंत्र है, लेकिन क्या ये गणतंत्र है? नेपोलियन बोनापार्ट बोला था आई एम द रिपब्लिक, ठीक है। गणतंत्र वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से था? रूसो से आया था ना, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो रूसो जो कॉन्सेप्ट दिए थे गणतंत्र का, वो सब। तो किस टाइप का कौन गणतंत्र है, कहाँ पे कौन इसको यूज कर रहा है, कौन मिसयूज कर रहा है, इन सब सारी चीजों को समझिएगा इसमें। तो राजतांत्रिक में भी देखेंगे, मतलब राजा निरंकुश है। निरंकुश का मतलब क्या हुआ? यदि आप एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, और जितने भी 3 टाइप के जो पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, तीनों पावर किसी एक व्यक्ति में दे दें तो कोई भी व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो राजा रहेगा निरंकुश रहेगा। उसी तरीके से आप वैदिक से भी आप इसको थोड़ा सा तुलना करेंगे, कैसे कैसे राजा के पावर में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। उसके बाद शासन की प्रकृति के बाद आप देखेंगे वहां पे प्रशासन। प्रशासन यानी कि कैसा चलाया जा रहा है। प्रशासन यानी कि केंद्र के स्तर पर कैसा प्रशासन है, राज्य के यानी कि प्रांत के स्तर पर कैसा प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन कैसा है। तो यही अब इतिहास में पढ़ेंगे, कहीं कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहता है, राइट। यानी कि केंद्र के स्तर पर जो प्रशासन है, केंद्रीकृत है, अति केंद्रीकृत है, इन सब चीजों को आप लोग देखेंगे। प्रांत के स्तर पर प्रशासन कैसा है। स्थानीय प्रशासन के बारे में कहा जाता है ना कि चोल का स्थानीय प्रशासन काफी मजबूत था, ठीक है। उसी तरीके प्रोविंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रांत की जो कंडीशन था शेरशाह के समय में बहुत ज्यादा उसका एविडेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अकबर के समय में प्रांत का एक अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखता है, काफी कुछ प्रांत की संख्या दिखता है। केंद्र के स्तर पर आप देखेंगे कि केंद्र के स्तर पर क्या है, अति केंद्रीकृत व्यवस्था है, अति केंद्रीकृत है, या फिर विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। इन सब चीजों को थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो जहां पर जिसकी विशेषता रहेगा वहां उसको पढ़ना है। यदि आप मौर्य साम्राज्य का स्टडी करेंगे तो वहां देखेंगे कि मोर सेंट्रलाइज सिस्टम वहां पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब राजा अगर मजबूत होता है तो सेंट्रलाइज ज्यादा हो जाता है, मोर सेंट्रलाइज होने की कोशिश करता है। राजा कमजोर हुआ तो डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था हो जाने की, पावर जो है कम हो रहा है, डिसेंट्रलाइज होना है, ठीक है। ये सब अपने अपने नेचर होते हैं, राजा कैसे शासन कर रहा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे इंटेलिजेंस सिस्टम कैसा है किसी राज्य का, इंटेलिजेंस सिस्टम कैसा है किसी राज्य का, ठीक है। इन सब चीजों को देखेंगे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखे होंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हो रहा था सेल्यूकस के साथ, तो उसका इंटेलिजेंस बहुत पहले ही खबर दे दिया था।
इसलिए वो युद्ध काफी जो है इंडिया के पार यानी कि बॉर्डर के पास हुआ था। तो इंटेलिजेंस सिस्टम कैसा है, तो अब ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन इतना से आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा कि यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या ये सब वहां पर था, यानी कि क्या वहां पे राजा था, और राजा था तो कैसा था, ठीक है, किस टाइप के लोग थे, इन सब चीजों को थोड़ा चर्चा करते हैं वन बाय वन करके। तो एक ही स्लाइड में पॉलिटिकल कंडीशन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, बस समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिटिकल कंडीशंस हड़प्पा सभ्यता के क्या रहेगा, बेसिकली हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित है, यानी कि वहां पे क्या था, नगरीकरण है, ट्रेड और कॉमर्स की ओर ज्यादा है फोकस, तो ऑब्वियस है ट्रेड और कॉमर्स की ओर ज्यादा फोकस है। यह माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में ही था। इसके पीछे एक और चीजें बता सकते हैं, ट्रेडर्स लोग की बहुलता है, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धवलावीरा, ये सब जो है नगर है। इन नगरों में कौन रहे हैं, सब ट्रेडर लोग रह रहे हैं, व्यापारी लोग रह रहे हैं। ऑब्वियस है व्यापारी लोग रहेंगे तो व्यापारी लोग की बहुलता है, तो शासन में किनका रोल रहेगा, इन्हीं का रहेगा। शासन में व्यापारी की बहुलता रहेगी, यानी कि किसका शासन चलेगा, व्यापारी लोग का चलेगा। अब आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है, वन बाई वन आप कट कर सकते हैं लॉजिक से। जैसे देखिए, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे राजा क्यों नहीं है, जो बाद वाला जो राजा आएगा वो राजा क्यों नहीं है। आप कह सकते हैं यहाँ पे ब्राह्मणों का अस्तित्व क्यों नहीं है, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण वर्ग यहाँ पे शासन क्यों नहीं कर रहा है। राजा क्या होता है, राजा एक तरीके से क्षत्रिय हो गया, ठीक है, ब्राह्मण क्यों नहीं होगा, आप इसको भी कट कर सकते हैं। और ये व्यापारी क्या हो गए, व्यापारियों को एक तरीके से आप वैसे मानकर चलिए। तो किन का शासन था, इनको आप देख लीजिए। शूद्र तो बाद में उत्पत्ति हुई शूद्र की, ठीक है, शूद्र कब आए थे, बाद में, ऋग्वैदिक काल के अंतिम फेज में। क्षत्रिय जो रहेंगे यानी कि राजा, राजा का शासन रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनके लिए सेना रखना पड़ेगा, ठीक है, सेना रखेंगे, मिलिट्री रूप से काफी मजबूत रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलिट्री वगैरह के कोई खास ऐसा कहीं से मिला नहीं है कि बहुत बड़ा एक मिलिट्री है। और यदि ऐसा रहता तो जब ये जो ऋग्वैदिक वाले जो आ रहे थे, यानी कि आर्य लोग जो आ रहे थे, उनके साथ फाइट होता और निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता वाला जीतते, लेकिन इनको जरूरत नहीं थी और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इन सब चीजों को, ठीक है, यानी कि मिलिट्री वगैरह की वहां जरूरत नहीं थी, और न उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी है, ठीक है, कोई आर्मी उनका खड़ा नहीं है। ऑब्वियस है कि ये राजा वाला कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है, राइट। ब्राह्मण लोग का शासन क्यों नहीं था, जैसे आप देखे होंगे कि मौर्य काल के पतन के बाद शुंग आ गया, कण्व आ गया, सतवाहन आ गया, सब क्या थे, ये सब ब्राह्मण राज थे, ठीक है। शुंग तो खास करके काफी ब्राह्मण को प्रोत्साहन दिए ना, ब्राह्मण वर्ग से ये सब आए थे। तो ब्राह्मण क्यों नहीं था, क्योंकि ब्राह्मणों का शासन करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, लाइक जैसे कि एक मंदिर हो, ठीक है, धार्मिक वर्क ज्यादा हो, मतलब धार्मिक संस्था। और धार्मिक संस्था ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में होना चाहिए, एक संस्थागत रूप में धार्मिक संस्था होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी के लोग मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाकर के वहां ब्राह्मण से वो अपना क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या होता है कि उनकी बातों को मानते हैं, ठीक है, एक एस्टेब्लिश्ड पर्सन है ये, ठीक है, एक रिप्यूटेड पर्सन है सोसाइटी में। इसीलिए आप देखेंगे कि आप सातवाहन काल में देखेंगे, यानी कि जब प्राचीन काल से मध्य काल की जो ट्रांजिशन फ्री पीरियड जो आया था, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि प्राचीन से मध्य काल में जो है लैंड ग्रांट एक बहुत बड़ा एक रीजन था। लैंड ग्रांट, जो फ्यूडल सिस्टम आया था मिडाइवल इंडिया में, लैंड ग्रांट, तो लैंड ग्रांट करने की जिम्मेदारी लैंड ग्रांट सबसे पहले किसको किया गया था, ब्राह्मणों को किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वो पता था लोगों को, राजा को पता है कि यदि ब्राह्मण बोलेंगे कि आपको इसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना है तो लोग बात मानेंगे, बाकी और किसी का कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो सोसाइटी में रिप्यूटेड पर्सन है, ठीक है, सम्मानीय व्यक्ति है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ब्राह्मण के यहाँ पे शासन इसलिए नहीं क्योंकि कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, फैक्चुअल भी आया है, यूपीएससी क्वेश्चन में आया है, आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि हड़प्पा की सिंधु सभ्यता में क्या मंदिर का अस्तित्व था या नहीं था, इसे एआर में क्वेश्चन आया, तो ध्यान में रखना है, मंदिर वगैरह का कोई अस्तित्व नहीं था। हाँ, रिलीजियस उनका बिलीफ था, बट रिलीजियस बिलीफ होना एक और बातें होती है, और रिलीजन को एक ब्रॉड तरीके से उसमें बिलीव करना दूसरी बातें होती है, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। रिलीजन आप बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे वो रिलीजन नहीं है, जैसे आप लोग बाद में एक रिलीजियस पढ़ेंगे, ठीक है, रिलीजियस यहाँ बस एक अपना बिलीफ है, लेकिन उसको कोई इंस्टीट्यूशनल फॉर्म नहीं है, पर्सनल बिलीफ है, एक व्यक्तिगत रूप से एक आस्था, एक विश्वास होता है, वो नेचर के अगेंस्ट में, नेचर के प्रति है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे राजा का भी शासन नहीं है, ब्राह्मण का भी शासन नहीं है, तो ऑब्वियस है आप लॉजिक लगा सकते हैं किसका शासन रहेगा, तो व्यापारी वर्ग का शासन रहेगा, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट इसमें दो तीन और भी इंपॉर्टेंट एक इफेक्टिव मिल रहा है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, व्यापार काफी बढ़िया था, आंतरिक व्यापार भी काफी अच्छा हो रहा था, बाह्य व्यापार भी काफी अच्छा हो रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका जो एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में दिलमन, माकन, ठीक है, मेलुआ, इन सब चीजों का जिक्र हुआ है, राइट।
इन सब चीजों का जिक्र हुआ, तो उस जिक्र में क्या है, मेलवा की पहचान सिंधु सभ्यता के सिंध क्षेत्र से की गई है, ठीक है। दिलमन का पहचान किससे हो गई, बहरीन से की गई है, फारस की गाड़ी। तो इन सब चीजों से यानी कि ट्रेड बड़ा है, बड़ा ट्रेड करने के लिए क्या होगा, वणिक वर्ग का प्रभाव होगा। दूसरी बात, एक और चीज मैं इसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, जब आप लेटर मोरिया में पढ़ेंगे, लेटर मोरिया में हमेशा देखेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे शिल्प लोग का यानी कि व्यापारियों का एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। व्यापारियों का एक अच्छा खासा प्रभाव था, तो व्यापारी जो कुछ काम करते थे, जो कुछ बोलते थे, उसको राजा को मानना पड़ता था, क्योंकि व्यापारी लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। व्यापारी लोग टैक्स दे रहे हैं तो राजा को मानना पड़ता था, राजा के दबाव में राजा दबाव में रहते थे। कई बार जो व्यापारी नियम बनाता तो उसी नियम को राजा जो फॉलो करता था, तो यानी कि प्रभाव रहेगा, जिसका वर्चस्व उसका प्रभाव रहेगा। तो किसका शासन रहेगा, वणिक वर्ग के हाथ में। हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सब कायदे से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है मैं सोचता हूँ कि बता दिया जाए, क्योंकि मे भी यूपीएससी में आ जाए कुछ क्वेश्चन, है ना। तो कम से कम माइंड बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि ब्राह्मण का नहीं था, राज पॉलिटिकल कंडीशन में राजा का नहीं था, कोई राजा राजा ही नहीं था तो राजा निरंकुश कैसे होगा, नहीं होगा। राजा क्यों नहीं था, क्योंकि वहां पे कोई मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं महसूस हो रही है, सारे लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए टर्मिनेशन हुआ था। तो ये सब कहीं भी क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा तो आप लोग करने की स्थिति में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। थोड़ा फैक्चुअल और देख लीजिए। पार्टी में व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों को शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्र, कई बार कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ कुछ फैक्ट्स भी पूछ देता है। अब इतना तो आप लोगों ने देख ही लिया कि वहां पे वणिक वर्ग का शासन था, लॉजिक भी यही कर रहा है, वणिक वर्ग का शासन था। लेकिन स्टेटमेंट एक इनका है व्हीलर का, व्हीलर का स्टेटमेंट क्या है कि सिंधु प्रदेश के लोगों को, सिंधु प्रदेश में शासन किसका था, तो उसके बारे में बताया है मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन, मिडिल क्लास जनतंत्रात्मक शासन कहा था, किन्होंने, व्हीलर ने कहा था। और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। अगर कोई अगर स्टेटमेंट है तो व्हीलर का स्टेटमेंट है। उसी तरीके से पिगट का है, पिगट ने एक और स्टेटमेंट है ना पिगट का, पिगट का एक और स्टेटमेंट क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी बोले थे पिगट। तो एक और स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी है, सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। लेकिन ऐसा कुछ आप लोग, है ना, मेंस वगैरह में ऐसा कुछ आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। पुरोहित वर्ग का प्रभाव होने का मतलब क्या है, रिलीजन काफी स्ट्रॉन्ग रूप में रहेगा, ठीक है। पुरोहित वर्ग मतलब रिलीजन काफी स्ट्रॉन्ग रूप में रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं आप जस्टिफाई कर सकते। हंटर का एक स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, ठीक है। ये मैके का एक स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। तो चारों स्टेटमेंट मैंने इसलिए दे दिया है कि इन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, और ये सारी चीजों को याद कर लेना है कि वहां पे सिंधु सभ्यता में किसका शासन था। इस तरीके से ध्यान रखना है, चारों के चारों स्टेटमेंट, थोड़ा सा कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे कैसे कैसे। हाँ, ठीक। तो ये वहां का पूरा पॉलिटिकल कंडीशन आप लोगों ने देखा, किसका बेसिकली था वहां पे शासन व्यवस्था, वणिक वर्ग के हाथ में था, ट्रेडर्स के हाथ में था। इकोनॉमिक कंडीशन आप लोगों ने कल वहां पे देख ही लिया था, ठीक है। तो ये पूरा पॉलिटिकल कंडीशन हुआ। अब थोड़ा सा रिलीजियस कंडीशन के लिए आइए। रिलीजियस कंडीशन में मैंने बताया रिलीजन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर होने के लिए क्या होगा, मंदिर के लिए क्या होगा कि बहुत बड़ी एक क्या होगा, धर्मशास्त्र की किताब होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप सिंधु सभ्यता की लिपि देखे हैं, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी लिपियां नहीं मिली है, छोटी छोटी लिपि है। छोटी छोटी लिपि से कोई बुक को एक कंबाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में कोई रिलीजन वैसा नहीं है, आप ऐसा करें। लेकिन रिलीजियस फेथ है, उसी को हम लोग यहाँ पे रिलीजियस लाइफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या है धार्मिक जीवन, कैसे इसका नॉलेज मिलेगा, वो मिलेगा ऑब्वियस है, पुरातात्विक स्रोत से मिलेगा। तो जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से कैसे, जैसे मूर्ति हो गया, मुहर हो गया, मृदभांड हो गया, पत्थर हो गया, और अन्य पदार्थों से निर्मित लिंग तथा चक्र की आकृति, ताम्र फलक, कब्रिस्तान आदि से, इन सब चीजों से रिलीजियस मिल रहा है। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है तो थोड़ा सा एक उनका फेथ हो गया रिलीजन में, है ना, कि वो जो डेथ हो रहा है उनको हमें क्या करना, वहां पे दफन करना है, इन सब चीजों, वही रिलीजियस एक तरीके से। उसके बाद जो लिंग मिला है, तो लिंग से आप कह सकते हैं कि किसी को, है ना, पूजा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चक्र की आकृति, लिंग की आकृति, चक्र की आकृति, चक्र वगैरह की पूजा कई बार अभी भी देखते होंगे कई जगह होता है, या फिर उसमें यूज होता है चक्र के। स्वास्तिक का जो प्रयोग आप लोग करते हैं इस टाइप से नहीं बनाए रहते हैं, ऐसे ऐसे करके जो बनाए रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ताम्र फलक, कब्रिस्तान आदि से, इन सब चीजों से धार्मिक जीवन के बारे में कुछ कुछ मिलती है। इसीलिए हमने देखिए स्पष्ट लिख दिया है, हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, टेम्पल वाला कॉन्सेप्ट ना, कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा रिलीजियस लाइफ देख करके सोचेंगे सर रिलीजियस लाइफ तो कहीं रहते, तो एक आध हो सकता है मिला होगा मंदिर वंदिर, छोटा मोटा मिल गया होगा, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब ध्यान रखना है। हिंदू सभ्यता में सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है।
हाँ, थोड़ा सा एक मिला है जो आप अभी मोहनजोदड़ो वाला अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उसे कंपेयर पाशुपति के कहा जा रहा है, पाशुपति के उसका हम लोग कंपेयर करते हैं, बट वैसा रिलीजन नहीं है जो आप बाद में आप जो है देखेंगे, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो बाद में आप देखेंगे वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे, बस कंपेयर से किया गया है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भारी मात्रा में मिली मिट्टी की मृत्यु कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिट्टी की मृत मूर्तियों में से एक कैसे मिला, देखिए स्त्री मृत मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मृत मूर्ति है, ठीक है, उसी में लेडी मृत मूर्ति मिला है, उसके गर्भ से एक प्लांट निकला हुआ दिखाया गया, यानी कि क्या हो गया, इससे यह क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि जो अर्थ है यानी कि धरती है उसको उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे, क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लिया जाए कि जो धरती है वो एक उसको मदर गॉड के रूप में मान लिया गया, तो स्टेचू भी वैसे ही बनाया गया, ठीक है, यानी कि एक लेडी का स्टेचू, उसके गर्भ से प्लांट निकलता हुआ दिखाया गया, यानी कि इनका रिलीजियस फेथ एक हो गया, ठीक है। क्या रिलीजियस फेथ हो गया कि एक धरती है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए कहा गया धरती को उर्वरता की देवी मान के इसकी पूजा किया करते थे, या है ना, लॉजिक वाइज ऐसा बता सकते हैं, ठीक है, लॉजिक वाइज ऐसा बता सकते हैं। चलिए अगला देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख, ये आप लोगों ने देख लिया, लेडीज, ठीक है, स्त्री मृत मूर्ति के संदर्भ में आप लोगों ने देख लिया। तो अगर कहीं क्वेश्चन आए तो कहाँ से मिला है ये, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भारी मात्रा में मिट्टी की मूर्ति मिली है, उसी में से एक स्त्री मूर्ति के गर्भ से, यानी कि मोहनजोदड़ो से ही मिला है बेसिकली। और एक और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, एक मोहनजोदड़ो से मिला है ये मेल का, क्या मिला है, एक सील पर, सील आपको पता हुआ, सील जो होता है, सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष, जिसका एक सील पर एक स्टैचू हुआ है, एक सील पर क्या है, 3 मुख, जिसका 3 मुख वाला एक, ठीक है, पुरुष है। कैसे है, मेडिटेशन के सेंटर में बैठा हुआ है, ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ है, ठीक है, ध्यान के मुद्रा में मेडिटेट करते हुए एक पर्सन बैठा हुआ है, जिनका 3 है ना मुख है, और उनके सिर पर क्या है, 3 सिंह है, उनके सिर पर 3 सिंह है। इस सिंह अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो आप एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, आई थिंक किसका था, ऋतिक रोशन का था, तो उसमें जो किंग होता है उसको आप देखे होंगे कि पूरा एक सिंह लगाकर वहां पे बैठते हैं, ठीक है, तो उससे भी थोड़ा सा लिंक किया कीजिए, वैसे कुछ यदि हिस्टोरिकल मूवी आता है तो वैसे थोड़ा सा लिंक कीजिए। तो उसके सिर पर 3 सिंह है, उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है, तथा दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ और एक हिरन है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बाईं ओर क्या है, दाईं ओर मतलब उसके साथ कौन कौन से एनिमल्स है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाईं दाईं तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन एनिमल्स कौन कौन है ये पूछ देते हैं। तो एक गेंडा है बाईं ओर, मतलब बाईं ओर जो है गेंडा और भैंसा है, और दाईं ओर क्या है, हाथी, बाघ और हिरन, यानी कि देखिए इन सब चीजों से उसे फेमिलियर है, और क्यों नहीं रहेंगे, सब जंगली जानवर है तो फेमिलियर तो रहेंगे ही, है ना, ऑब्वियस है। तो दाईं ओर एक हाथी, बाघ और एक हिरन है। इस चीज से ऐसा प्रतीत होता है आज के भगवान शिव की पूजा, ठीक है, उस समय पशुपति के रूप में होती रही होगी। तो वही मैंने बताया, यानी कि जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश आज के डेट वाले जब देख रहे हैं वो सब बाद में आएंगे, ठीक है। तो यानी कि पशुपति के रूप में तो माना जा रहा है, एक क्या किया जा रहा है, एक तरीके से है ना गैस किया जा रहा है कि पशुपति के रूप में पूजा करते होंगे, जो कि बाद में शिव के रूप में एक तरीके से आते हैं। तो वैसे ही था रिलीजियस फेथ, इसी तरीके से देखते हैं। तो ये भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से आपको मिला है, ठीक है। और स्त्री के जो मृत मूर्ति मिला उसके गर्भ से जो आपको क्या मिला है, प्लांट निकलते हुए दिखाया गया है, उसको धरती की उर्वरता की देवी से उसका कंपेयर किया जाता है। इस तरीके से रिलीजियस लाइफ दोनों तरीके से आप देखें। उसके बाद वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल, यानी कि ना तो कोई मंदिर मिला है और ना कोई पूजा स्थल के साक्षी मिले। जैसे पूजा स्थल एक ऐसा नहीं होता है कि एक जगह जाकर के लोग पूजा करते हैं। हाँ, एक अलग बात है कि जो स्नाना घर मिला था, ठीक है, उसको रिलीजियस तरीके से कंपेयर किया गया था कि रिलीजियस कोई चीज होगा जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेब्लिश्ड वैसा कुछ नहीं है जहाँ पे है ना रिलीजन का बहुत बढ़िया एक कुछ मिलता है, एविडेंस मिला हो। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और मोहरे हैं, जो अभी मिला, ठीक है। इससे पहले जो मिला स्त्री की मृत मूर्ति जो मिला, जो अभी मुहर पर एक व्यक्ति जो ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ वो सब मिला, तो सब कैसे मिल रहा है, ठीक है, राइट, वो सब कैसे मिल रहा है, वो सब ऐसे ही मिल रहा है, या तो मिट्टी और पत्थर की मूर्ति और मुहर, इन्हीं तरीकों से मिल रहे हैं सब एविडेंस, ठीक है। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी आप लोगों ने देख लिया, मातृ देवी। उसके बाद पशुपति शिव, ये भी आप लोगों ने देख लिया मोहनजोदड़ो से, तथा लिंग आप लोगों ने देखा था, योनि की पूजा ये भी देखा था, पीपल, ठीक है, ये भी मिलता है, नीम आदि पेड़ों और नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। तो ये जो पीपल देख रहे हैं, पीपल की पूजा, ये आज के डेट में भी होता है पीपल की पूजा, ठीक है। और ये पीपल की पूजा की शुरुआत सोचो कि कहाँ से हुआ, सिंधु सभ्यता वाले करने शुरू किए थे।
ठीक है। तो रिलीजियस जो फेथ है वो पीपल की पूजा जो आज से नहीं है, ये आपके कब से प्रैक्टिस में है, किसने इसको इनिशिएट किया है, सिंधु सभ्यता वालों ने किए हैं। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में था, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि सभ्यता का कभी पतन नहीं होता है। सभ्यता क्या होता है, संकीर्ण रूप में हो जाता है। ठीक है, नैरो हो जाता है और फिर बाद में जब जहाँ में मौका मिलता है वो कंटिन्यू रहता है। अगर पतन हो जाता है तो पीपल की जो पूजा कर रहे हैं आज भी हम लोग पूजा करते हैं, नहीं करते। तो यानी कि पीपल की पूजा, नीम की पूजा, इन सब चीजों को हो रहा है। और क्या चित्र मिला है, पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल, इन सब का चित्र मिला है, लेकिन घोड़े के चित्र का कोई अभाव है। ठीक है, घोड़ा का चित्र नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों ने अभी देखा था, ठीक है, कि घोड़ा का चित्र वैसे नहीं मिला है, लेकिन घोड़ा का उस रूप में मिला है, मृण मूर्ति के रूप में, स्टैचू के रूप में मिला है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, हाँ, घोड़े की अस्थियां कहाँ से, लोथल, सुरकोटडा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त होता है, अस्थियां मिला है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है। हमने बताया है कि हर चीज मिला गया, लेकिन घोड़ा गाड़ी अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि घोड़ा अभी कोई बहुतायत में ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा है। बहुतायत में एविडेंस मिलेगा तभी लगेगा कि हाँ वहां पे उसका यूज होता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए घोड़ा गाड़ी ना होकर के भैंसा गाड़ी रहेगा, और क्या रहेगा, बैलगाड़ी रहेगा, जिसकी हम लोगों ने चर्चा कब किया था, कल के क्लास में किया था, राइट। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले पत्थर के बने लिंग योनि में उनकी पूजा के प्रचलन में होने का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, यानी कि लिंग की पूजा हो रहा है, योनि की पूजा हो रहा है, इन सब चीजों को। वृक्ष पूजा के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर बने पीपल के वृक्ष के मध्य देवता से मिलती है। ठीक है, यानी कि पीपल की पूजा देखिए, यानी कि ये माना जा रहा है कि जो पीपल का पेड़ होता है, ठीक है, जो पीपल का वृक्ष होता है, उसके बीच में क्या है, गॉड बैठे रहते हैं। ठीक है, और उनकी पूजा की जाती है। तो आज के डेट में भी जो है ना, उसी को कॉन्सेप्ट मान करके पूजा होता है पीपल के। खास करके शादी वादी आप कहीं देखेंगे, ठीक है, गांव में शादी वगैरह देखेंगे तो अभी पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। वो यह मान के चलते हैं कि पीपल में कोई गॉड है, ठीक है, वहां पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से पूजा किया ही जा रहा है। वृक्ष पूजा के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर बने पीपल के वृक्ष के मध्य देवता, यानी कि जो स्टेचू बना है, पीपल का पेड़ है और उसके बीच में गॉड है, ठीक है, उसकी पूजा कर रहे हैं, और वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। और एट प्रेजेंट अभी तक भी इसको हम लोग, इस ट्रेडिशन को, है ना, इस प्रैक्टिसेस को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रखे हैं। पशुओं में क्या था, ठीक है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, इसकी भी पूजा करते थे ये, और ये आज के डेट में पूजनीय है। ठीक है, कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी, जो आज के डेट में भी, और ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब अभी हम लोग इस प्रैक्टिस को अभी हम लोग कंटिन्यू कर रखे हैं। अधिक मात्रा में मिली ताबीजों से ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता लोग भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। ठीक है, अब ताबीज वगैरह मिला है, ठीक है, ताबीज वगैरह पहनते थे, तो ऐसा कुछ ना कुछ नेचुरल प्रैक्टिस, नेचुरल जो चीजें होती है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए उसको यूटिलाइज करते होंगे, यूज करते होंगे। तो यही माना जा रहा है कि एक तरीके से ऐसा होगा, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा साक्ष्य के रूप में अभी नहीं आएगा। ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसा नहीं है, बस नेचर के अगेंस्ट में अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, इंडिविजुअल फेथ के रूप में एक हुआ, व्यक्तिगत एक आस्था के रूप में चीजें आई है। सिंधु सभ्यता की लिपि को, लिपि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लिपि अभी तक पढ़ा नहीं है। हम लोग क्वेश्चन भी दिया था लास्ट करंट अफेयर्स में, क्वेश्चन था, ठीक है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि कौन से गवर्नमेंट है, किस गवर्नमेंट ने सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए इनाम घोषित किया है, और अच्छा खासा था। ठीक है, कुछ करोड़ में इनाम में रखा गया है। ठीक है, कुछ करोड़ इनाम दिया है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़िए और करोड़पति बनिए। कौन गवर्नमेंट था, तमिलनाडु गवर्नमेंट था, तमिलनाडु था। पिछले वाला करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऐसे ही कई बार रिलेट करना होता है। तो इस कारण उन लोगों के धार्मिक, अब चूंकि आपका लिपि नहीं पढ़ा गया है, तो रिलीजियस वहां पे क्या था उसके बारे में आप बहुत ज्यादा निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मिला है उसी से थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी आप स्त्री मूर्ति मिला है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, स्त्री मूर्ति की बहुलता, ठीक है, ज्यादा मिला है, लेडीज गॉड की संख्या ज्यादा मिला है, स्टेचू ज्यादा मिला है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि इसका मतलब मातृ शक्ति। ठीक है, मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया सकता है, यानी कि लेडीज गॉड, यानी कि लेडीज गॉड की क्या एक तरीके से क्या है, ज्यादा प्रचलन है। ठीक है, तो उनका उपासना होता होगा, मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। शिव मतलब एक तरीके से पशुपति के रूप में, ठीक है, जिसको बाद में आप लोग शिव कहेंगे। अग्निकुंड यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है, अग्निकुंड यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास, राइट, यानी कि जो डेड बॉडी है उसके साथ साथ अगर कुछ उनके सामान को, ठीक है, दैनिक वस्तुओं के सामान को आप यूज कर रहे हैं, यानी कि आप फेथ कर रहे हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है,
ठीक है, यानी कि आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मात्र शक्ति का उपासनक मानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से जो मिला है, हम लोगों ने देखे योगी की आकृति जो बनी हुई थी, ध्यान मुद्रा में जो व्यक्ति बैठे हुए जो इसके 3 है ना मुख है और एक सिंह लगाकर बैठा हुआ है ध्यान की मुद्रा में, उसे आप पशुपति की आकृति से रिलेट करते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, ये स्पष्ट ध्यान में रखिएगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ अरे नहीं पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। स्टैचू रहेगा लेकिन रिलीजन नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब रिलीजियस एक तरीके से क्या रहेगा, मंदिर वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, मंदिर नहीं रहेगा, मंदिर रहेगा नहीं रहेगा, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं रहेगा, ये सब ध्यान में रखना है। कोई धार्मिक पुस्तक नहीं रहेगा, यानी कि एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में कोई रिलीजन ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल के फेथ के हिसाब से बस है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसका उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मात्र देवी की मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त होती है। ठीक, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है। चिल वगैरह में मोहर में या टेराकोटा जो फिगरिन होता था उसमें गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि बाकी सारे जानवर हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा इस सब का मिलेगा। गाय को महत्व वैदिक काल में है ना प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, लौकिक अलौकिक सभ्यता आपको पता होगा। लौकिक जो कि व्यक्तिगत जीवन जो है, जो जीवन जी रहे हैं उसका विश्वास करना हो। पारलौकिक क्या होता है, जीवन के बाद, जीवन के बाद यानी कि जो आत्मा परमात्मा उसमें विश्वास करना, उसको पारलौकिक जीवन कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन एट वर्ड में लौकिक जीवन था कि पारलौकिक जीवन था, तो अब कहेंगे सिंधु सभ्यता बहुत ही प्रैक्टिकल जीवन जी रहे थे और लौकिक जीवन में विश्वास करते थे। पारलौकिक जीवन एक अच्छा नहीं माना जाता है डेवलपमेंट के, सोसाइटी के डेवलपमेंट के हिसाब से। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित है किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, वही चीज हम लोगों ने जिक्र किया। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो के पता हुए मोहनजोदड़ो से मिला है वस्त्र के साथ सूती कपड़े का। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर है ना, ये सब भी मिला है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विस्तार दिखाई गई वो अपूर्व है। ठीक है, बैल के बारे में भी, बैल की आकृति कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। और इसकी प्रशंसा किनके द्वारा किया गया है, मार्शल महोदय के द्वारा। मार्शल यानी जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई। दयाराम साहनी हड़प्पा के किए थे और अकाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के कुछ किए थे। लेकिन घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसका हम लोगों ने जिक्र किया था। सिंधु कहाँ से, लोथल से, कालीबंगा से, रंगपुर से, इन सब चीजों से। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ स्थलों घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिया था, इस बार क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा रिप्लाई दीजिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, बताइए। जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो बताइए, और किसका किसका किए थे। हड़प्पा का ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का। पहले यहीं से शुरू हुआ था 21 में और 22 में। ठीक है, 21 में और 22 में। और कौन से किनके नेतृत्व में, नेतृत्वकर्ता कौन थे, अभी हम लोगों ने जिक्र किया, जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल थे, डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजी का उस समय। तो कौन रहेंगे, राखाल दास बनर्जी रहेंगे और दयाराम साहनी रहेंगे। ये मोहनजोदड़ो का और ये हड़प्पा का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का दयाराम साहनी किए हैं, बिल्कुल सही है। लोथल का SR राव किए हैं, ये भी सही है। सुरकोडा का JP जोशी किए हैं, ये भी सही है। धौलावीरा का VK थापर नहीं किए। धौलावीरा का कौन किए हैं, बिष्ट महोदय किए हैं। कौन किए हैं, बिष्ट महोदय किए हैं धौलावीरा का। तो धौलावीरा गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब हड़प्पा का जो खोज हुआ था उससे पहले भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको खोज किए थे। ठीक है, कौन व्यक्ति थे, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए थे कि यहाँ कोई इतना बड़ा सभ्यता था। ठीक है, लेकिन उनके नजर में आया था ये चीजें। कौन थे, ए कनिंघम थे। ठीक है, बाद में जॉन मार्शल डायरेक्टर बने। मार्टिमर डीलर नहीं है, मार्टिमर व्हीलर होते हैं। ठीक है, चलिए खैर ये तो ऑप्शन नहीं है तो क्या चेंज करूं। चलिए अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, RD बनर्जी मतलब क्या हो गया, राखाल दास बनर्जी। RD बनर्जी यानी कि
राखाल दास बनर्जी हो गए, इसी को शॉर्ट में RD बनर्जी लिख रहा है, राखाल दास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। KN दीक्षित भी थे। MS वत्स, वत्स की भी हम लोगों ने चर्चा भी किया, MS वत्स थे। BS स्मिथ, BS स्मिथ नहीं थे। ठीक है, BS स्मिथ जो है कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति नहीं है BS स्मिथ। अगला बताइए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? लगभग हर घर में कुओं के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा यानी कि क्या बोलते हैं? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां कहाँ है ये? कालीबंगा, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, अब बाकी आप लोग को पता ही है कौन कहाँ है। ठीक है, हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदड़ो सिंध, लोथल गुजरात। अभी पंजाब कौन सा? पाक वाला पंजाब, इंडिया वाला नहीं, ध्यान रखना है। दो जगह पंजाब है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। पाक वाला पंजाब सब आप लोग को पता है, अब तो याद हो गया होगा सारा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको डेवलपमेंट के हिसाब से समझाना है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? काफी डिस्टेंस है, काफी एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस है। आप चाहें तो इसको आराम से लिंक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। सोना और सोने के सिक्के में अंतर होता है, ध्यान देना है। सोना का प्रयोग सिंधु वाले कर रहे हैं, सोना का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग कर रहे हैं, क्लियर कर देता हूं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सोने का सिक्का है। ठीक है, ये अंतर है। अब दूसरी बात, सोना का प्रयोग सिंधु सभ्यता वाले कर रहे हैं, लेकिन सिक्का का प्रयोग सिंधु सभ्यता वाले नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोने के सिक्के का प्रयोग क्या वैदिक काल वाले कर रहे हैं? ऋग्वैदिक वाले कर रहे हैं? वो भी नहीं कर रहे हैं। सोने को एक आभूषण के रूप में वो ट्रेड में यूज कर रहे हैं, जिसको निष्क कहा जाता था। ठीक है, इसका मतलब सोना को एज ए क्वाइन, राइट, ट्रेड के रूप में, इकोनॉमी में, उस टाइप से मॉनेटरी सिस्टम में यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज्वेलरी के रूप में यूज करते थे, यानी कि एक निष्क निकाल कर दे दिए, दो घोड़ा ले लिए, दो हाथ दो गाय ले लिए, इस टाइप से निष्क का प्रयोग होता था। तो क्वाइन के रूप में अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन सोने का यूज हो रहा है। सोना का प्रयोग सिंधु सभ्यता में भी हो रहा है, वैदिक एज में। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सोने का सिक्का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सोना और सोने का सिक्का दोनों दो चीजें हैं, राइट। सिक्के के रूप में सोने का प्रयोग अभी नहीं। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के 600 BC के आसपास इसका शुरुआत होगा, जिसको पंच मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच मार्क वाला सिक्का जिसको बोलते हैं। ठीक है, आहत सिक्के, राइट, महाजन पद के समय में। लोहे का हल, लोहे का हल कब रहेगा? लोहे का हल एक तरीके से उत्तर वैदिक काल के पीरियड मानिए, यानी कि ऋग्वैदिक काल के लास्ट पेज में, यानी कि 1050 BC में सबसे पहले लोहे का शुरुआत हुआ था। ठीक है, नगर संस्कृति, तो अब आप इसको जोड़ सकते हैं। नगर संस्कृति मतलब क्या हो गया? ये सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड हो गया है। ठीक है, उसके बाद लोहे का हल क्या होगा? 1050 BC, 1050 BC, या बेसिकली उत्तर वैदिक काल इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऋग वैदिक काल के अंतिम फेज में शुरू हुआ था। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ से शुरू होगा ये। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे पहले लोहा का सबसे कहाँ मिला था? अतरंजी खेड़ा से मिला था। ठीक है, ये हो गया, यानी कि पहले नंबर 4 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के कब मिलेगा? 600 BC के आसपास, जब महाजन पद का आगमन होगा। पंच मार्किंग मतलब क्वाइन पे क्या क्या आया था? पंच मारा जाता था। ठीक है, उसी को आहत बोलते हैं, आहत सिक्के भी बोलते हैं। यानी कि उसके बाद ये रहेगा 600 BC के आसपास। सोने के सिक्के का प्रयोग बाद में किया जाएगा। ठीक है, क्वाइन के रूप में यूज बाद में होगा। जो भी क्वाइन के रूप में यूज हुआ है, क्वाइन के रूप में ध्यान में रखना है, क्वाइन के रूप में सबसे पहले किसका यूज हुआ था? चांदी का सबसे पहले यूज हुआ था क्वाइन के रूप में। चांदी का सबसे पहले क्वाइन के रूप में हुआ था, उससे पहले क्वाइन के रूप में कुछ यूज नहीं हो रहा है। कॉपर का भी यूज है, तांबा का, लेकिन तांबे का प्रयोग सिक्का के रूप में नहीं है। तांबे का प्रयोग अलग तरीके से हो रहा है। मेटल्स में तांबे का प्रयोग, जैसे कि आप किसी चीज को काटने के लिए, औजार के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट के लिए, उसमें हो रहा है, लेकिन क्वाइन के रूप में नहीं हो रहा। सबसे पहले क्वाइन में अगर मेटल पूछा जाए तो चांदी का, और ये चांदी कब रहेगा? 600 BC के आसपास यूज होगा, जब महाजन पद का आगमन होगा, यानी कि द्वितीय नगरीकरण जब आएगा, बुद्ध और जैन के समय में आएगा। राइट, क्लियर? तो क्या हो जाएगा इसका सही सीक्वेंस? 4 3 2 1 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा, यानी कि नगर संस्कृति सिंधु सभ्यता, और उसके बाद लोहे का हल 1050 BC अतरंजी खेड़ा से मिलेगा। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में या ऋग वैदिक काल के लास्ट पेज में मिलेगा।
इसी लोहे का हल्का बहुतायत प्रयोग के बाद से क्या हो जाएगा, सेकंड अर्बिनेशन आएगा। उसके बाद सेकंड अर्बिनेशन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हाथ मुद्रा, यानी कि चांदी के सिक्के का प्रयोग हो जाएगा, और बाद में आएगा सोने का सिक्के का प्रयोग। ठीक है, सोने का सिक्के का प्रयोग मतलब क्या, कहाँ पे, आप इसको कुषाण के एरिया के समझ सकते हैं, कुषाण काल में। ठीक है, सर्वाधिक सबसे अधिक सोने का सिक्के और सर्वाधिक प्योर सोने के सिक्के, दोनों दो बातें हैं, ध्यान में रखना है, दोनों दो बातें हैं। क्या, लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक सोने का सिक्के किसने जारी किया था, सर्वाधिक सोने का सिक्के, सोना नहीं, सोने का सिक्का किसके काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और प्योर प्योर सोने का सिक्का किसके काल में हुआ था, प्योर सोने का सिक्का किसके काल में हुआ था, कुषाण के काल में हुआ था। राइट, कुषाण के काल में हुआ था। इसका मतलब अगर प्योरिटी है तो इकोनॉमी मजबूत है, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स अच्छा हो रहा है। ठीक है, प्योरिटी आप यहाँ पे भी देखेंगे कुषाण के समय में, प्योरिटी आप शेरशाह के समय में देखेंगे, यानी कि इकोनॉमी मजबूत है। ठीक है, राजा कंट्रोल कर रखा है इकोनॉमी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। अब तो पता ही होगा, पाषाण को जब आप लोग पढ़ रहे थे, पाषाण काल में क्या यूज हो रहा था, पाषाण काल में पत्थर का यूज हो रहा था। ठीक है, पाषाण के बाद कौन सी चीज आई थी, नवपाषाण। ठीक है, नवपाषाण काल में आप लोगों ने देखा कि पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता में आप लोग आएंगे, सिंधु सभ्यता में क्या यूज हो रहा था, कांसे का प्रयोग हो रहा था। कांसे कैसे बन रहा है, तांबा प्लस टीन जब यहाँ पे मिलेगा तो कांसे बन जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे वैदिक एज में क्या बनेगा, वैदिक एज में आ जाएगा लोहा। अब लोहा के अलावा भी कोई मेटल है तो लाइए आज के डेट में यूज करिए उसको। लोहा से मजबूत अगर कोई चीज है, यूज तो हो ही रहा है, बहुत सारे टेक्निक्स तो आ ही रहे हैं, तभी तो मोबाइल वगैरह में छोटी छोटी चीजें मिलकर के बन रहा है। तो सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, किसका प्रयोग किया, तांबा का प्रयोग किया सबसे पहले। ठीक है, चांदी का सबसे पहले प्रयोग क्या रहेगा, सिक्का के रूप में। ठीक है, सोना का प्रयोग निष्क के रूप में होगा, कब, वैदिक काल में होगा, वैदिक काल में होगा निष्क का प्रयोग, वैदिक मतलब ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, लोहा का प्रयोग 1050 बीसी में आप लोगों ने पढ़ा है इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। बताइए हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे मिला है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसका जिक्र भी किया था। हाथी दांत कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, हाथी दांत लोथल से मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, बड़ा इजी क्वेश्चन से आराम से बता सकते हैं, किसका अभी तक यूज नहीं हुआ है। तांबे का यूज हम लोग करते थे, सोना का भी करते थे, चांदी का भी करते थे, किसका नहीं करते थे, लोहा का नहीं करते थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थिर है, बताइए, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थित है। तो ये तो पता ही होगा आपको, आलमगीरपुर कहाँ पे, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, यानी कि सिंधु नदी के किनारे है। बनावली जो हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। राइट, घग्गर उसकी सहायक नदी के किनारे बनावली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही बात है। इसमें और भी जोड़ दीजिए दो चार। ठीक है, चनोदड़ो भी जोड़ दीजिए, बनवाली भी जोड़ दीजिए, धौलावीरा भी जोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, इससे हमने बताया था ऐसे करते थे, रेक्टेंगुलर बेस काम करते थे, और नाली में तो खैर कहिए मत। ठीक है, मकान भले कच्ची ईंटों का बनता था, नाली जो है पक्की ईंटों का बनेगा, तो इससे बेटर और क्या होगा। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बेसिकली क्या होता था, घर है, ठीक है, घर से नाली निकल रहा है कहाँ, गली में। ठीक है, अब इस गली से नाली कहाँ पे जा रहा है, मेन रोड पे जा रहा है। इतना बढ़िया लोगों ने डेवलपमेंट किया था। ये घर भले कच्ची ईंटों का रह रहा है, लेकिन ये पक्की ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता था, ढका हुआ रहता था। अभी भी आप पटना और लखनऊ में जाएंगे तो कई सारे नाली खुले मिलेंगे आपको, ढका रहता था। बीच बीच में क्या रहता था, जैसे ये नाली है, इस नाली में बीच बीच में यहाँ पे क्या होता था, मैन होल छोड़ देते थे। राइट, अभी भी कहीं आपको दिल्ली वगैरह मिलेगा, मैन होल छोड़ते थे। इसमें क्या रहता था, इसमें कचरा भर जाता था, तो पानी का फ्लो न रुके इसलिए बीच में थोड़ा सा नीचे गड्ढा बनाया जाता था। कितना साइंटिफिकली इन लोगों ने बना रखा है, आज के डेट में सब छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, तो नाली ढका मिलता है और गड्ढा वगैरह तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया, सारा कूड़ा से भरा रहता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, कैसे नहीं था, हड़प्पा के लोग हर धातु यूज कर रहे हैं, सोना चांदी तांबा, बस लोहा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
यानी कि ये तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। लोहा का प्रयोग नहीं कर रहे, बाकी सारे धातु का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि क्वाइन के रूप में नहीं कर रहे हैं, सिक्का के रूप में नहीं कर रहे हैं, राइट। चलिए, कथन कारण का ये भी आंसर एक है, क्वेश्चन है, बताइए। कथन है कारण आर, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो विलुप्त तो अभी थोड़ी हो गए, बहुत पहले ही से विलुप्त हो गए, तो सही बात है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे मतलब खुदाई के दौरान पता चला था। चलिए, ये भी सही है। अब क्या है, ये इसका जस्टिफिकेशन कर रहा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर स्पष्टीकरण ए का नहीं। स्पष्टीकरण का मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि अब विलुप्त हो गया, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। खुदाई के दौरान मतलब उनको पता चला था, लेकिन विलुप्त का रीजन क्या था? विलुप्त का रीजन तो कुछ और था। विलुप्त का मतलब क्या हुआ कि पतन हुआ था, ठीक है। पतन का मतलब ये थोड़ी हुआ कि खुदाई में पता चला तो था और नहीं था तो उसका अस्तित्व ही नहीं था, यानी कि रीजन जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। बट दोनों सही है। यहाँ पे जैसे कह सकते हैं खुदाई के दौरान पता चला था, प्रकट हुआ था मतलब पता चला था। प्रकट मतलब ऐसा नहीं कि कोई अवतार ले लिया था 2 साइड से आकर के, ठीक है। चलिए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? बताइए इसका आंसर। गुजरात के एरिया है, गुजरात के एरिया में बताइए कौन सा होगा, कहाँ मिलेगा? धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा में 3 लेवल का चीजें आप पढ़े होंगे, ठीक है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया सिंपल से, कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है। वाटर का वहां पे हम लोगों ने काफी अच्छा जिक्र किया है, वाटर का वहां पे अच्छा मैनेजमेंट था। कौन सा हड़प्पीय स्थल नगर 3 भागों में विभक्त है? 3 पार्ट में कौन विभक्त था? 3 पार्ट में हम लोगों ने 1 बाय 1 करके थोड़ा सा स्टडी भी करने की कोशिश की थी। कौन सा था? धौलावीरा था। कहाँ रहेगा? गुजरात में रहेगा, ठीक है। बाकी आपको पता है लोथल भी गुजरात का है, कालीबंगा राजस्थान का है, सुरकोटा वगैरह के बारे में पता है। तो ये आज का हमारा कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन के साथ आज हम लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और रिलीजियस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश किया है, और ये भी देखने की कोशिश किया है कि कोई भी सभ्यता जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई भी साम्राज्य, तो वहाँ पे इकोनॉमिकली कैसे पढ़ेंगे उसको, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कैसे कंडीशन कैसे पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोगों ने आज देखा है। बाकी अभी हम लोग सोशल और कल्चरल चीज़ों को कल देखेंगे, और उसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे आगे, उसे भी थोड़ा सा देखेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।